हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लेक्चर में। आज हम अपने लेक्चर के अंदर 11th क्लास का जो अकाउंटेंसी उसका टॉपिक रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस और इनकम को रीड करेंगे। एक्चुअली में रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस और इनकम, ये चार ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो अकाउंटेंसी के चैप्टर सेकंड में अवेलेबल हैं। जब भी अकाउंटेंसी को हम रीड करते हैं, स्टडी करना शुरू करते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग बेसिकली स्टूडेंट्स को या अकाउंट्स का काम करने वाले को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इन्हीं बेसिक से वर्ड्स को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सीधा सा मतलब है कुछ भी मिलने से है या कुछ मिलने से है। इन शॉर्ट रिसिप्ट्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक बिजनेस को कहीं से भी कोई भी कैश अगर मिलता है तो वो बिजनेस के लिए प्राप्ति है। जैसे कि आप खुद का एग्जाम्पल लेंगे तो आपको या आपके पेरेंट्स का ले सकते हैं आप, तो आपके पेरेंट्स को मिलने वाली सैलरी भी उनके लिए प्राप्ति है, रिसिप्ट है। और आपके पेरेंट्स ने अगर कहीं से कोई कर्ज लिया है तो वो भी उनके लिए प्राप्ति है, इसका मतलब रिसिप्ट है। तो कहीं से भी कोई भी रिसिप्ट, कोई भी कैश हमको मिलता है तो वो रिसिप्ट की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब देखिए ध्यान से, रिसिप्ट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है कैपिटल, जिसको हम पूंजीगत प्राप्ति के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारे पास है रेवेन्यू, जिसको हम आयगत प्राप्ति के नाम से जानते हैं। तो चलिए डिस्क्रिप्टिवली इनको एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? तो देखिए, जिन प्राप्तियों का सीधा सीधा इम्पैक्ट बिजनेस की असेट्स कैपिटल पर पड़े वो हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। इन शॉर्ट, जब आप कभी बिजनेस शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हो और वही पैसा आपके बिजनेस में कैपिटल बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बिल्कुल। और वो पैसा कैपिटल बनने के साथ साथ कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्ट किया ही जाता है। तो अब उस पैसे से जो भी हम यहाँ पे परचेज करते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, ठीक है, हम यहाँ पे बिल्डिंग हो गई, ठीक है भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए परचेज करते हैं। ये सारी की सारी हमारे पास हमारी संपत्तियां कहलाती हैं। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, पूंजीगत प्राप्तियों का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है भाई। अगर हम अपनी इन्हीं संपत्तियों को बेच दें, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अपनी इन्हीं संपत्तियों को बेच दें, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक 11th क्लास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। वैसे कैपिटल रिसिप्ट्स को अगर डीपली स्टडी किया जाए तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं, लेकिन स्पेशली 11th क्लास होने के कारण मैं यहाँ पे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को ही शामिल करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर आप अपनी स्थायी संपत्तियों को या इन्वेस्टमेंट्स को बेच देते हो तो उसके बदले आपको जो पैसा मिलता है, जो कैश आप जनरेट करते हो, वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने इनको खरीदा था तो कैपिटल के रूप में जो अमाउंट पड़ी थी, आपने उसी का सहारा लेके इनको खरीदा था, और अब बेच रहे हो तो वही पूंजी वापस आप रिसीव कर रहे हो ना, तो वो कैपिटल रिसिप्ट आपके लिए हो जाने वाली है। बिजनेस की बात करें तो अगर मान लो बिजनेस के मालिक या साझेदार पूंजी निवेश करते हैं तो वो भी कौन सा कैपिटल, बिजनेस के लिए कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। और कंपनी होगी अगर तो वो डिबेंचर्स या जो हमारे पास शेयर्स हैं उनको इशू करके जो कैश जनरेट करेगी तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इन शॉर्ट
इसी बात को अगर मैं बेस बनाऊं, भाई ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, देखिए बिजनेस की असेट्स पे या बिजनेस की कैपिटल पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने स्थायी संपत्तियों को बेचा तो संपत्तियां खत्म हो गई ना, कम हो गई ना, और जब मालिकों ने पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ रही है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन है, ये सारे के सारी जो रिसिप्ट्स हैं, ये कैपिटल रिसिप्ट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसी बात को अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो यहाँ पर कहा जाएगा कि जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं उनको इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है क्योंकि उनका सीधा सीधा कोई भी रिलेशन बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी से होता ही नहीं। अब 11th क्लास के स्टूडेंट है तो उसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का नहीं पता होता है, तो मैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्या होती हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज़? तो देखिए ध्यान से, एक बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस अगर यहाँ पे करता है तो देखिए उसको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको सबसे पहले बिल्डिंग क्रिएट करनी होगी, उसमें मशीनें लगानी होंगी, ठीक है, मशीन्स लगानी होंगी। अब ध्यान से देख लीजिएगा, उसको लगाने के बाद उसका मेन फंडा तो क्या है, मेन फंडा तो है प्रोडक्शन करना, किसी भी चीज़ों को बनाने का, ठीक है, प्रोडक्शन करने का। अब उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ उसकी होने वाली है ना, वो सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जिनको हिंदी में हम संचालनात्मक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि संचालन से संबंधित क्रियाएं। अब देखिए ये जितनी भी रिसिप्ट हमको हुई उनका संचालन से यानी कि नॉर्मल वस्तुओं को बेचने से इनका कोई रिलेशन नहीं होता। ये जितनी भी हमारे पास कैश जनरेशन हो रहा है ये सारा का सारा अदर एक्टिविटीज से हो रहा है। और तीसरी बात, ये जो हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स हैं ये कभी कभी ही हमारे को होती हैं, यानी कि हमने एक बार बिजनेस में जो असेट्स खरीदी हम उनको बार बार बेचते नहीं, वो ऑब्सोल्यूट हो जाएं, वो काम करने की सिचुएशन में ना रहे या फिर टेक्निकली वो ओल्ड हो जाएं, पुरानी हो जाएं, तो हमको नई मशीनें खरीदने के लिए पुरानी को रिप्लेस करना ही होता है। तब उस सिचुएशन में कंपनी अपने पुराने सिस्टम को बेच देती हैं और उससे जो भी इनकम उसको होती है उसको कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। अब वो इस पैसे का यूज़ किस लिए कर सकेगी, वो इस पैसे का यूज़ एक नई मशीनरी खरीदने के लिए कर सकेगी, ठीक है, या फिर अपने दूसरे किसी कर्ज को उतारने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकेगी। इस पैसे को वो नॉर्मली किसी भी एक्टिविटी पे खर्च नहीं कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट के बाद जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास थी वो थी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, तो देखिए व्यवसाय को, बिजनेस को अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज, ठीक है, यानी कि सेल और यूं कहा जाए प्रोडक्शन, उत्पादन करने से और उन उत्पादित वस्तुओं को बेचने से संबंधित सारी क्रियाओं से जो भी पैसा मिलता है, समझ में आई बात? तो सिंपली आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके आसपास बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, तो उन सभी का मेन फोकस, उन सभी का मेन काम क्या होता है, उन सभी का काम होता है क्लोथ यानी कि कपड़ा तैयार करना और उसको बेचना, ठीक है। तो अब देख लीजिए कपड़ा तैयार करके बेचने से जो भी इनकम या जो भी पैसा फैक्ट्रीज को या कंपनीज को मिल रहा है वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि आयगत प्राप्तियां हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि माल को बेचने से, तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया। सेवा के बदले मिला कमीशन, तो आप टेलीकम्युनिकेशन का, बीमा कंपनियों का, बैंक्स का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, ट्रेन्स का, बसेस का, जो हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। वो सब हमको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और अपने द्वारा दी गई सर्विस के बदले हमसे कुछ चार्ज करते हैं। वो चार्ज कमीशन या फीस के रूप में हमसे लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर बात करी इन्वेस्टमेंट्स पे कोई लाभांश है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप कहोगे सर जी इन्वेस्टमेंट करना यानी कि विनियोग करने से जो डिविडेंड का मतलब यहाँ पे लाभांश ही होता है भाई, जो डिविडेंड हमको मिलता है या कंपनी को मिलता है या बिजनेस को मिलता है या पार्टनरशिप को मिलता है, तो वो चीज़ ध्यान से रखिएगा इस बात को, तो वो चीज़ यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैसे हो गई, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि रूटीन वर्क से जो मिल रहा है, तो ध्यान दो
इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट भी है जो कि है बार बार प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। ठीक है, यानी कि अगर हमको कहीं से किसी सोर्स से कोई इनकम रेगुलर बेसिस पे मिल रही है तो वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरी में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो डिविडेंड है, ये जो लाभांश है, या यूं कहा जाए इंटरेस्ट हमने किसी को ब्याज पे पैसा दिया तो ब्याज तो हमको हर महीने, हर 6 महीने या हर साल मिलता ही रहेगा ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। तो अब बार बार मिलने के कारण वो ब्याज हमारे लिए हमारी रेगुलर इनकम बन जाता है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। और इसी के साथ ये हमारे पास जो रिसिप्ट्स का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। यानी कि रिसिप्ट्स को अगर मैं दोबारा फिर से एक बार एक लाइन में बताना चाहूं तो बिजनेस को कहीं से भी कोई भी कैश मिले तो वो प्राप्ति है। अब इन प्राप्तियों को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहली पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि कभी कभी मिले और बिजनेस के असेट्स को बेचने पर, या यूं कहा जाए नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज से अगर बिजनेस को कोई कैश रिसीव हो रहा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट के कैटेगरी में आएगा। और रेगुलर बेसिस पे कोई इनकम या कोई पैसा मिलता रहे जिस या जो हमारे पास नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज से कोई कैश जनरेशन होता है तो वो सब हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाता है। ये हमारे पास रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो सिंपली खर्च। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाओगे, सर जी खर्च, तो आपके दिमाग में आएगा हर वो चीज जो हम या जिसके ऊपर हम पैसा खर्च कर देते वो खर्च हो जाएगा। देखिए रूटीन लाइफ में भले ही आपको ये ऐसा लगता हो या आसान आपको लगे कि हाँ यही तो खर्च है, लेकिन एक्चुअली में बिजनेस के व्यू से जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लिया, तो टेक्सटाइल कंपनी को फैब्रिक बनाना होता है, तो फैब्रिक बनाने के लिए उसको धागा यानी कि थ्रेड चाहिए। ठीक है, उसको बनाने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ उसको चाहिए लेबर यानी कि वो मजदूर जो उस मशीनों के साथ काम करके प्रोडक्शन का काम करेंगे। ठीक है, अब ये जो सारे का सारे एक्सपेंडिचर मैंने गिनाए हैं वो क्या है, वो किसी चीज को उत्पादन करने की लागत बन जाते हैं। क्लियर हुआ ना? कहते हैं किसी भी वस्तु को उत्पादन करने की लागत को हम कहते हैं खर्च। क्या करते हैं? खर्च। सिंपल सी बात में यहां पे खर्च को समझ लिया गया। अब बात करता है इस खर्च को भी तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला वो खर्च जो कि पूंजीगत खर्च कहलाते हैं। ये वो खर्च हैं जो डायरेक्टली हमारी स्थायी संपत्तियों से रिलेटेड होते हैं। यानी कि बिजनेस जब भी कोई मशीन खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है, प्लांट खरीदता है, ठीक है, जिसका बेनिफिट वो लंबे टाइम तक लेता रहेगा, वो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल करा जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको भी, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि स्थगित आयगत खर्च। तो इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को हम सेपरेटली नेक्स्ट क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, तो देखिए ध्यान से, इसको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, दोबारा फिर से बता देता हूं। तो किसी स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए कंपनी द्वारा, पार्टनरशिप द्वारा या बिजनेस द्वारा कोई भी किया गया खर्च या किसी भी मशीन की लागत बिजनेस के लिए पूंजीगत खर्च कहलाती है। जैसे कि एक बिजनेस है, उसने एक मशीन खरीदी, उस मशीन को खरीदने के लिए उसने 10,000 रुपये खर्च करे, तो ये 10,000 रुपये उस बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, पूंजीगत खर्च हैं। क्यों? क्योंकि उसने ये पैसा एक मशीन को यानी कि एक संपत्ति को अचीव करने में, प्राप्त करने में खर्च किया है। या यूं कहा जाए मशीनों की लागत को ही पूंजीगत खर्च कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए ध्यान से, कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो रूटीन डेली बेसिस पे होते रहते हैं, यानी कि इनसे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं, लेकिन प्रॉफिट की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए यानी कि लाभार्जन क्षमता को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये खर्च लगातार हर साल होते रहते हैं।
सिंपल सा मैं एक एग्जांपल आपकी लाइफ से दूंगा। आप अपनी बाइक का एग्जांपल ले सकते हो, जो बाइक आपके पास है, स्कूटी होगी, बाइक होगी, कार होगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप अपनी बाइक या स्कूटी की हर महीने सर्विस कराते हैं, उसकी सर्विसिंग पे आप हर महीने 450, 2000, 5000 रुपये खर्च करते हो, ठीक है, तो क्या आपकी गाड़ी रॉकेट बनती है क्या? नहीं बनती होगी। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, वो मेंटेनेंस सिर्फ इसीलिए है ताकि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस गिरे ना, ठीक है। यानी कि अगर वो पहले 90 की स्पीड से दौड़ती थी, तो अब भी उसकी स्पीड को 90 ही मेंटेन रखने के लिए उसमें कुछ खर्चे बार बार लगातार किए जाते रहते हैं, और इन्हीं खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आयगत खर्चे। अब देखिए, इनका कंपैरिजन मैं करूं यहाँ पे तो सिंपली कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभार किए जाते हैं तो ठीक, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होते हैं, तो बार बार वाला नेचर यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च जो बड़ी राशि के होते हैं और कभी कभार होते हैं, और इनके फायदे लंबे टाइम तक हमको मिलते हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि छोटी राशि के होते हैं, बार बार होते हैं, इतने छोटे कई बार, जैसे कि भी मैंने एक महीने का एग्जांपल दिया। अब मशीनें हैं, उनकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह हर बार करनी होती है। इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स हैं उनमें कई बार फॉल्ट होते रहते हैं, और दूसरे मेंटेनेंस लगातार करते रहने होते हैं। तो वो हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट के एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अब एक तीसरा जो एक्सपेंडिचर हमारे पास है उसको यहां पे समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को पता लगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए ध्यान से, अब यहां पे आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, सर जी ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बड़ा अजीब है, क्योंकि इसका नाम ही आप लोगों को लगेगा आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि वो खर्चे जो आज कर दिए और काफी लंबे टाइम तक उसके बेनिफिट भी मिलते रहेंगे, लेकिन असल में कोई वास्तविक संपत्ति नहीं होते। जैसे कि मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो मेरे पास मशीन आ गई, वो फिजिकली मुझे दिखती है और मैं उसको दोबारा से सेल भी कर सकता हूं। समझ में आई बात? अब उसके लॉन्ग टर्म के बेनिफिट मुझे मिलते रहेंगे और उसको दोबारा से बेच सकता हूं, तो इसी कारण मुझे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करना पड़ा। दूसरी बात, जब मैं यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था तो कहता है छोटी अमाउंट का होता था और बार बार मैंने वो एक्सपेंडिचर करना होता था, और उसके बेनिफिट थोड़े टाइम या कई बार तो यूं कहा जाए महीना या मैक्सिमम 12 महीने, या फिर जिसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में कहे तो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसके बेनिफिट हमको रिसीव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या चेंज है भी, कोई भी खर्च है जिसके बेनिफिट तो लंबे समय तक मिलेंगे, लेकिन उससे कोई फिजिकल असेट क्रिएट नहीं होती। क्लियर है? जैसे कि आप देख सकते हो टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स आप बहुत सारी देखते हो कंपनीज की, तो सिंपली उस विज्ञापन का, उस एडवर्टाइजमेंट का फायदा कंपनी को मिलेगा, लंबे टाइम तक मिलेगा। अब वही एक ऐड कई सालों तक लगातार टीवी, न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर दिखाई जाएगी और उससे कंपनी के कस्टमर्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन वो फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस उसका होता ही नहीं, यानी कि आप उसको रीसेल नहीं कर सकते। तो इन खर्चों को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में लाते हैं, यानी कि वो खर्चे जो स्थगित आयगत खर्चे हैं। इसका कॉन्सेप्ट जब हम कभी नेक्स्ट कोई क्लास लेंगे तब उसमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हमारा एक्सपेंसेस यानी कि व्यय। अब आपको काफी कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा कि एक्सपेंडिचर तो अभी अभी किया, अब वापस ये एक्सपेंसेस आने का क्या मतलब है? तो देखिए, बिजनेस के पास कुछ चीजें अवेलेबल दूसरी जगहों से होती हैं और कुछ चीजें बिजनेस दूसरों को अवेलेबल कराता है। समझ में आई बात? जो एक्सपेंडिचर था वो एक्सपेंडिचर सीधा सीधा उन वस्तुओं या संपत्तियों या सेवाओं के ऊपर खर्च था जिनको वो बाहरी लोगों से रिसीव कर रहा है। समझ में आई बात? यानी कि उसने अगर मान लो कोई भी चीज बाहर से खरीदी है अपने प्रोडक्शन को ठीक ठाक रूप से चलाने के लिए, तो वो खर्च था। लेकिन अब जो बात कह रहा है वो थोड़ा सा डिफर है। तो यहां पे देख लीजिए,
वस्तुओं जिनको इंग्लिश में हम गुड्स कहते हैं, मटेरियल या सेवाओं को उत्पन्न करने, अब यहाँ पे प्राप्त करने नहीं, अब यहाँ पे उत्पन्न करने यानी कि बनाने और उसको बेचने में जो भी खर्चा आता है, जो भी कॉस्ट आती है, जो भी लागत आती है, उसको हम व्यय कहते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूं सिंपल से तरीके में, तो बाहरी वस्तुओं को या बाहरी बिजनेस से या व्यक्तियों से बिजनेस कोई ऐसी संपत्तियां या वस्तुएं खरीदता है जिनकी मदद से वो बाद में प्रोडक्शन करेगा या जिनकी मदद से वो अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करेगा, वो तो हो गया खर्च। ठीक है, जैसे कि उसने मशीन खरीद ली तो खर्च है भाई, अब उसकी मदद से वो प्रोडक्शन करेगा, लेकिन प्रोडक्शन करने में जो भी खर्च आया या जो भी पैसा उसका लगा वो उसकी प्रोडक्शन की लागत बन जाती है। ठीक है, अब उसको बेचने पे भी कुछ खर्चा होता है, तो इन सभी को कंबाइन रूप में हम यहाँ पे एक्सपेंसेस के नाम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बिके हुए यानी कि बेचे गए माल की लागत, जो भी गुड्स हमारे पास हैं जिनको हमने बेच दिया या बेचने जा रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस समझते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से यहाँ पे जान ले, वो क्या है, एक्सपेंसेस किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी उत्पाद के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज को ऐड करता है। ठीक है, जबकि एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं करता। वो वैल्यूज कैसे, आप सभी देख लीजिए भाई, कंपनी ने बिजनेस ने या कुछ भी लगा लीजिए, एक काम है उसका और वो है क्या, कोई भी चीज बनाने का। मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूं कि भी वो कंबल फैक्ट्री का एग्जांपल ही लेता हूं, वो एक कंबल बनाता है। अब वो कंबल चाइना से आई मशीनों से बनाए या जापान से आई मशीनों से बनाए या फिर किसी भी दूसरे देश से मंगाई हुई मशीनों से बनाए या अपने इंडिया के अंदर बनाई गई मशीनों से ही उस कंबल को बनाए, तो क्या उससे कंबल की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? सीधे तौर पे बात कह रहा हूं मैं, तो आई थिंक नहीं पड़ेगा। और आपको भी लगेगा नहीं सर, हमने तो कंबल, अब एक कंबल की क्वालिटी है मिंक एक कंबल की क्वालिटी है। अब मिंक कंबल जापान की कंपनी की मशीन से बनाया जाए, चाइना की मशीन से बनाया जाए, इंडोनेशिया या कहीं की भी कंपनी की मशीन से बनाया जाए, लेकिन हमको तो मिंक कंबल से मतलब है ना। तो इसका मतलब उस मशीन ने इस कंबल की वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि भी जो कंबल हम यहाँ पे बना रहे हैं, उस कंबल का इस्तेमाल हम किस मटेरियल से कर रहे हैं या उस कंबल का जो निर्माण है वो किस मटेरियल से कर रहे हैं, उससे ज़रूर इस कंबल की वैल्यू में कोई ना कोई फर्क आएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वस्तुओं को बनाने के लिए जिन मटेरियल्स पे खर्च किया गया, जो जो चीज़ें खरीदी गई, वो सब उस वस्तु की लागत ही बनेंगी ना। यानी कि कंबल को बनाने के लिए हमने धागा खरीदा, ऊन खरीदा और केमिकल्स वगैरह, कलर वगैरह खरीदे, जिनका सीधा डायरेक्टली इस्तेमाल हम लोगों ने कंबल में किया, और उन सब के कंबाइन यूज होने के कारण अब कंबल की वैल्यू कुछ और है। समझ में आई बात? किस मशीन से बना ये फर्क नहीं पड़ता। क्या कभी आपने मार्केट से ये पूछा, मार्केट में जाके ये पूछा भाई ये कौन सी मशीन से बना है? नहीं, आप लोगों ने उसके कलर देखे, उसका डिजाइन देखा, उसका साइज देखा, उसका वेट देखा और उसके बाद उसको परचेज कर लिया। वो सारे का सारे फीचर्स आप लोगों ने देखे। अब उन सभी फीचर्स पे कंपनी ने, बिजनेस ने, फर्म ने जो भी खर्च किया वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। इन शॉर्ट अगर यूं कहा जाए भाई, वस्तु की वैल्यू में वृद्धि करने के लिए जो भी खर्च यहाँ पे होता है उसको व्यय कहते हैं, तो गलत नहीं होगा। अब इसके अंदर किराया, कमीशन, सैलरीज, विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, और डेप्रिसिएशन जिसको हम ह्रास कहते हैं वो भी आएगा आगे, तो इसको भी बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन विज्ञापन व्यय को मैं यहाँ पे एक बार दोबारा फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, विज्ञापन व्यय का यहाँ पे मतलब हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से है। समझ में आई बात? आपको लगेगा सर जी ये खर्चा तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं स्पेशल दबाव डाल रहा हूं उस बात के ऊपर, लेकिन यहां पे हम इसको एक्सपेंसेस में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए,
किसी भी विज्ञापन को बनाने में अगर कोई खर्च हुआ है तो वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन उस विज्ञापन को टीवी पर दिखाने के लिए जो खर्च किया जा रहा है वो एक्सपेंसेस है। ये बात भी यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि बना तो एक बार लिया, उसके फायदे मिलते रहेंगे, लेकिन टीवी पे दिखाने के लिए पेमेंट तो बार बार करनी पड़ रही है ना, तो इसीलिए वो हमारे पास एक्सपेंसेस, क्योंकि उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमको मिलते रहेंगे और उससे प्रोडक्ट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स को तो हम सिर्फ विज्ञापन देख के खरीद लेते हैं और बाद में घर पे जाके माथे पे हाथ रख लेते हैं कि मैंने ये क्या खरीद लिया। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो कि है इनकम। इनकम क्या होती है, ध्यान से देखिए इस बात के ऊपर। हमने सबसे पहले देखा जो माल है या जो भी मटेरियल है या सेवाएं हैं उसको बेचने से हमको हुआ रेवेन्यू, या जिसको हम आगम कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर या उसको बनाने के लिए जो भी लागत आई उसको खर्च, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस हम लोग कहते हैं। क्लियर है। और अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू में से जब मैं इन खर्चों को घटा दूंगा, इन एक्सपेंसेस को घटा दूंगा, तो जो बचेगा वो मेरे पास इनकम। अब यहाँ पे रेवेन्यू को ही इनकम क्यों नहीं माना जा सकता, तो ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने अगर 100 रुपए की चीज बेची तो मुझे क्या मिला, वो मेरी इनकम बनेगा। वो 100 रुपए की चीज लेके मैंने उसको 100 में ही बेच दिया तो वो 100 रुपए मेरी इनकम नहीं है। समझ में आई बात। वो 100 रुपये मेरी लागत थे और मैंने उसको 100 पे ही बेच दिया तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, मुझे कोई इनकम नहीं मिली। अगर मैं 100 रुपये की चीज को 110 रुपये में बेचता हूं तो वो 10 रुपये जो मेरे पास बचे वो मेरी इनकम होते हैं, आय होते हैं। तो ये इसी के साथ अगर सिंपल शब्दों में, तो कुल खर्च को कुल आगम में से घटाने पर या कुल प्राप्तियों में से कुल खर्चे घटाने पर जो बचता है वो हमारे पास हमारी आय होती है। तो इसी के साथ यहाँ पे हम लोग एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाई हमारे पास रिसिप्ट्स क्या होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। और लास्ट एंड फाइनल आप लोगों के सामने अभी है इनकम, आय। तो यहाँ पे ये चारों के चारों पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा अगर कोई भी डाउट होता है। और अगर आपको अच्छा लगे, ठीक लगे तो प्लीज़, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम एंड करते हैं यहीं तक। आई होप कि आपको कुछ नॉलेजेबल यहाँ पे पक्का मिला होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपका यहाँ पे ज़रूर हुआ होगा। तो इसी के साथ थैंक यू।